हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज जैसा कि आपको दिख रहा है, स्वागत कर रहा हूं मैं आपको इस नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 19। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का जो चैप्टर था वो समाप्त कर लिया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो शेष हैं, जिसे हम लोगों को करना है, और मोशनल इंड्यूस ईएमएफ है। और आज एक नया टॉपिक भी हम शुरू करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। तो आइए पहले हम उन क्वेश्चंस पे करते हैं बात, और फिर अल्टरनेटिंग करंट की शुरुआत भी कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राइट, आइए। तो इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस आपको याद आ रहा होगा कि मैंने छोड़े थे, है ना। और मैंने कहा था जब मोशनल इंड्यूस ईएमएफ पढ़ लेंगे तो उसे और अच्छे से कर लेंगे हम लोग, जो बचे हुए क्वेश्चंस को निपटाएंगे। तो चलिए आइए उन क्वेश्चंस को करते हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं उन क्वेश्चंस की क्रम में। राइट, इसमें हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं 6 नंबर, ये हम लोगों ने छोड़ा था और मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक, तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल में ही बता दिया। ठीक है, राइट। और इधर के सारे क्वेश्चंस हो गए थे, ये भी हो गया था। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 10, इसे आप देख लीजिए। कहता है रॉड ए बी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर फिगर में जो शो कर रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन जो है आपके सामने, द रॉड बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो पहली बात है कि चार्ज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ऐसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आता, आपको याद होगा। द एंड ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। हाँ, अगर आप ये देखोगे राइट हैंड रूल से, तो बी अंदर है, वी ऐसे है, तो करंट यू बनेगी कि नहीं बनेगी। यानी अगर कभी करंट, अभी तो फ्लो नहीं कर रही होगी करंट, लेकिन अगर करंट फ्लो करेगी तो बी से ए फ्लो करेगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। ऐसे ही तो होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो एंड ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज सही जवाब है। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझा दिया है कि नहीं है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक insulated from each other are and the ground are connected to a millivoltmeter as what is the reading of voltmeter when the train travels with the speed 180 km per hour on the track given the vertical component of earth's magnetic field is फलाना। देखो एक बात आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको ट्रेन जब चलती है तो उसके एक्सिल के बीच में आपको मैंने ईएमएफ इंड्यूस कराया था। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो रेल होती है, रेल मतलब पटरी, पटरियों के बीच की दूरी जो है वही तो एक्सिल की लंबाई होगी। क्लियर? और पटरियों के बीच की दूरी जो है वही एक्सिल की लंबाई होगी। वो इन्होंने दे रखी है 1 मीटर। वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ का दे रखा है, और ट्रेन की स्पीड भी दे रखी है। देखो कितनी, 180 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मैं यहीं पर बता दे रहा हूं भाई, ये पटरियां हैं, ठीक, और ये एक्सिल है। याद है आपको कितना इंड्यूस होता था ये में, याद आ रहा है? बीवी एलवी। तो बीवी की वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू 10 की पावर -4। लेंथ 1 मीटर है और स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में हमने बदल दिया। ये 18 दहा हो गया। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 1 हो गया, ये 0.1 मतलब 1 हो जाएगा, और ये 10 है, 10 की पावर -3 वोल्ट। ठीक, तो कितना होगा ईएमएफ इंड्यूस? 10 की पावर -3 वोल्ट। आपके समझ में आ गया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, राइट। चलिए मामले को बढ़ाते हैं आगे, और यहां पर है
A metal rod moves at constant velocity in the direction perpendicular to its length. A constant uniform magnetic field exists in the space of direction perpendicular to the rod as well as its velocity. Select the correct statement. वही एग्जाम्पल है जो मैंने लिया है. The entire rod is at same electric potential. अगर आप रॉड को ऐसा लेकर के जाओगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट करे तो हर जगह का पोटेंशियल सेम थोड़ी होगा. देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रॉड. हाँ, ये बात सही है. आपको याद आ रहा है रॉड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी. ठीक, तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन रॉड, ये बात तो सही कह रहा है ये. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाईएस्ट एट द सेंटर ऑफ रॉड एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स, गलत कह रहा है. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लोवेस्ट एट द सेंटर, ये भी गलत कह रहा है. गलत है ये तीनों, ये बात सिर्फ सही है. भाई एक एंड पे हाईएस्ट होता है, एक एंड पे लोवेस्ट होता है, सेंटर का तो कोई मतलब ही नहीं. ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बात को. राइट, तो ये वाला तो बात हो ही चुका था, ये क्वेश्चन करा चुके हैं, 14 भी करा चुके हैं, 15 भी उसी में होगा, 16 भी होगा, 17 पता नहीं 17 का नहीं, 18 हो गया है ना. हाँ, अब ये 19 क्वेश्चन देखते हैं. 19 क्वेश्चन में क्या कहता है. अ मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर रोटेट्स वर्टिकली अबाउट इट्स वन एंड, angular velocity of 5 radian per second. If the horizontal component of earth is फलाना, then EMF induced. देखो, हम लोग रॉड को ऐसे चला रहे थे तो एक मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्ट कर रहा था. अगर कोई रॉड वर्टिकली जाएगा, सोचो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटेगा कि नहीं काटेगा. वर्टिकल कंपोनेंट को नहीं काटेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काटेगा. और जब भाई हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा और यूं ये काट रहा होगा इसको, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंटरसेक्ट करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ डेवलप हो जाएगा. मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का मामला. ठीक, कितना आएगा. हाफ BH ओमेगा L स्क्वायर, यही तो था फार्मूला. अरे जब रोटेट कराते थे तो फार्मूला क्या आता था, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर. एक एंड से आपने जब पाइवोट किया था तो फॉर्मूला आ रहा था हाफ B ओमेगा L स्क्वायर. तो यहां पर आएगा BH ओमेगा L स्क्वायर. ठीक है, तो बस सिंपल फॉर्मूला रख देना है. BH की वैल्यू कितनी है बता दें फटाफट. 0.2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला. ठीक, BH. और ओमेगा कितना है, 5 रेडियन पर सेकेंड. सही जा रहे हैं हम लोग. और लंबाई कितनी है, लेंथ 1 मीटर है. 1 मीटर का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं. तो 0.5 आ गया, 0.1 आ गया, मतलब 0.5 आ गया. तो 0.5 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. यहां पर आंसर नहीं दिया है, मतलब मिली में दिया हुआ है, इसको मैं सही कर दे रहा हूं. देखो 5 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -6 लिखा जा सकता है इसे. ठीक है, 50 इंटू 10 की पावर -6, यानी ये 50 माइक्रोवोल्ट. तो यहां पर देखो ऑप्शन में थोड़ा सा मिसेस प्रिंट है, एक भी मिली वोल्ट है और ये भी मिली वोल्ट है, इसमें से एक माइक्रोवोल्ट होगा और वही आंसर हो जाएगा. तो 50 माइक्रोवोल्ट आएगा भाई और बहनों. ठीक है, 50 माइक्रोवोल्ट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, इसमें कोई दम ही नहीं है. ठीक, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात है. एक क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे एकदम मास्टर क्वेश्चन बढ़िया वाला. ठीक है, चलो 21 हो गया. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बढ़िया है ना. ये 22वां नंबर 22 कहता है कि मेटेलिक रॉड है जिसकी लंबाई L है, इसको टाइट किया गया है एक स्ट्रिंग से जिसकी लंबाई 2L है. एक स्ट्रिंग है 2L, रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, स्पीड ओमेगा ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल विद वन एंड ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड. इफ देयर इज वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन देन EMF इंड्यूस. सुनिएगा, अब यहाँ कहानी क्या है कि ये है एक डोरी है, यहां से इस डोरी को बांधा गया मान लीजिए O से.
इस डोरी की लंबाई 12 है और यहाँ एक रॉड लगी हुई है जिसकी लंबाई L है, ठीक, और इसको घुमाया जा रहा है ओमेगा से। अब ये है हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल नहीं दिखा रहा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है तो आप इमेजिन करिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा। सोचो तो, मैग्नेटिक फील्ड यूं है और रॉड यूं रखा है तो इनवर्ड होगा ना, अगर ऊपर से देखो तो रॉड यूं रखा है, इनवर्ड जा रहा होगा, वही मैंने बना दिया। अच्छा, तो जब यू जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो रॉड है ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा इनको, तो यहाँ ईएमएफ पैदा होगा। अब सीधे सीधे हम फार्मूला नहीं लगा सकते हैं भाई, चूंकि हमारे पास फार्मूला तो है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वाला, पर वो सीधे सीधे नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब एक एंड से पाइवोट होता तब हम ऐसा करते हैं। तो हम लोग को वही गाना गाना पड़ेगा। क्या गाना गाना पड़ेगा समझ लो। गाना ये है कि यहाँ से x दूरी पे एक छोटा सा लेंगे dx, ठीक, और dx का में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा b ओमेगा, देखो b एल वी होता है ना, dx दूरी वाले का वेलोसिटी कितना होगा पहले वो निकालो, बी एल dx वाले की वेलोसिटी x ओमेगा। हाँ, तो जो dv इंट्रोड्यूस होगा वो क्या आएगा, b एल वी, v की जगह x ओमेगा। अरे भैया बी एल वी आता है कि नहीं आता, याद करो। ये क्या हो गया, b ओमेगा x dx। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इंटीग्रेट कर दो b ओमेगा x dx को, b ओमेगा x dx। लेकिन कहां से कहां तक, ये रॉड L2L, मतलब चूंकि ये जो वेलोसिटी निकाली गई है वो सेंटर के रिस्पेक्ट में निकाली गई है, तो हम जो भी दूरी नाप रहे हैं वो सेंटर से नाप रहे हैं। तो ये रॉड कहां से कहां तक है, सेंटर से 2L, सेंटर से 2L, और फिर ये दूसरा वाला छोर कितनी दूरी पे होगा, 3L। तो इंटीग्रेट करेंगे 2L से लेकर के 3L तक। जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, सिंपल है, बी ओमेगा बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 2L से उठा के रख दो, एक बार अपर लिमिट 9L स्क्वायर बाई 2, एक बार लोअर लिमिट 4L स्क्वायर बाई 2, इसको ऐसे ही रहने दो, 5/2 हो जाएगा ना, 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, वही काम किया है जो पहले करते आ रहे हैं, बस हमने थोड़ा सा उसको क्या कर दिया कि अलग तरीके से यहां पर करना था अपने को, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, बहुत आसान क्वेश्चन भाइयों बहनों। 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक, समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन कराया हुआ मैंने, ठीक है। ठीक है, ये भी है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, हालांकि ये क्वेश्चन भी हम लोग करे ना करे बात एक ही है, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। कहता है एक साइकिल व्हील है जिसका रेडियस 0.5 मीटर है, इसको रोटेट किया जा रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड की वेलोसिटी से 0.1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में। तो ईएमएफ बताना है, फॉर्मूला छोड़ के सब दिया हुआ है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। भाई मैंने ये कैलकुलेशन करवाया है आपको, बी दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो इसे मैं नहीं कराता हूँ, कोई मतलब नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसे मैं कराता हूँ। एक कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम है जिसका साइड ए है और अलॉन्ग स्ट्रेट वायर ऐसे रखा हुआ है, द फ्रेम मूव्स राइट विद वेलोसिटी v, द ईएमएफ इंड्यूस इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा। आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई और बहनों। देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या है। यहां पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है आई, ठीक, और यहां पर बगल में एक कॉइल है जी,
स्क्वायर है और स्क्वायर है, तो ये जो बीच इसका जो मिड वाला पार्ट है ये यहां से x दूरी पे, ये पूरा a है इसका साइड, इसका मतलब ये आधा वाला a/2 हुआ और ये भी a/2 हुआ। कहता है इसको हम v वेलोसिटी से लेकर के जा रहे हैं, तो इस कॉइल में EMF कितना इंड्यूस होगा। सबसे पहले आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल यह है कॉमन सेंस का कि इस करंट की वजह से यहां पर इनवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। कौन डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। कैसा फील्ड होगा ये? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में यूनिफॉर्म फील्ड था, ठीक है भाइयों बहनों, लेकिन यहां पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। समझ में आ रहा है? यहां पर ना नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर आप देखेंगे तो इस जगह मान लो फील्ड है B1, इस जगह B2, इस जगह B3, सब जगह अलग अलग है फील्ड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कैसे इसमें EMF निकाला जाए? चलो अब हम एक काम करते हैं, बहुत सिंपल है। हालांकि इसमें आप चाहें तो फैराडे के नियम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी लंबी गणित हो जाएगी। मैं यहाँ पर छोटा सा तरीका आपको समझाता हूँ। 4 भुजाएं हैं, 4 आर्म्स हैं, चारों आर्म्स का आप देखो कि कहाँ EMF पैदा होगा कहाँ नहीं। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, समझिएगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसे जा रहा है, तो क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं। इसका मतलब इसमें EMF इंड्यूस नहीं, इसमें EMF इंड्यूस नहीं होगा। इसी प्रकार से इसमें भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। EMF इसमें इंड्यूस होगा और इसमें इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि सोचो यही तो काटेंगे। अगर ये काटेंगे, है ना, ये देखो ऐसे काटेगा, तो इसमें EMF इंड्यूस होने वाला है। अच्छा, अगर इसमें EMF इंड्यूस हो रहा होगा तो कैसे इंड्यूस EMF होगा? ये देख लो, V इधर B अंदर ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो कुछ इसका EMF आएगा, मान लो E2, ठीक। और यहां पर भी एक EMF डेवलप होगा जिसे हम बोलेंगे E1। अब हमें इस कॉइल का नेट EMF चाहिए। अगर आपको नेट EMF चाहिए तो आप चाहो तो ऐसे चले जाओ, चाहे जैसे चले जाओ, एक बार घूम जाओ आपको नेट EMF मिल जाएगा, ठीक है। तो नेट EMF में अगर आप जाओगे तो प्लस से माइनस जाओगे और माइनस से प्लस जाओगे, तो E1 माइनस E2 ये नेट EMF आने वाला है। अगर हमें कहीं से E1 और E2 मिल जाए तो इस कॉइल का नेट EMF मिल जाएगा। आओ E1 और E2 निकालते हैं, समझते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है, जरा गौर करिए। इसमें जो EMF पैदा होगा, यानी अगर मुझे E1 लिखना है तो यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो B1 L और V, L की जगह A होगा ना, B1 A V, B1 LV होता है, B LV होता है। जिस जगह ये रखा है उस जगह इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसकी वैल्यू मैंने B1 मान ली। अच्छा, तो इसकी वजह से इस वायर वाली जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? जरा बताओ, ये दूरी कितनी है? ये यहां तक x है और ये a/2 है, तो ये हुआ x माइनस a/2, ठीक। तो E1 की वैल्यू आएगी भाई और बहनों, B1 की वैल्यू निकाल लेंगे भैया। एक वायर की वजह से, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से d दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होगा, सबसे पहला चैप्टर था μ0/2π I बाई में d। तो यहां हो जाएगा μ0/2π, I तो I रहेगा, बाई में दूरी कितना हो गया x माइनस a/2, इंटू में a इंटू में v, ये E1 हुआ। इसी प्रकार से हम E2 निकाल लेंगे। E2 जब निकालने जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो चेंज होगा, जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, तो ये कितनी दूरी पे है? देखो दूसरी वाली भुजा कितनी दूरी पे है? x प्लस a/2,
जो फर्क आएगा इस वाले कंडक्टर के लिए, इस वाले पार्ट का तो हमने पढ़ लिया ईएमएफ, इस पार्ट के लिए जो ईएमएफ आएगा वो x प्लस a/2 पे मैग्नेटिक फील्ड का ही फर्क आएगा। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी भाई और बहनों μ0/2 I अपॉन x प्लस a/2 इंटू में a इंटू में v। ये दोनों ईएमएफ मैंने निकाल लिए हैं, अगर आप समझ पा रहे हो, BLV का फॉर्मूला लगा करके, BLV का फॉर्मूला लगा करके हमने दोनों ईएमएफ कैलकुलेट कर लिए हैं। दोनों जगहों पर ईएमएफ कैलकुलेट करने में फर्क खाली आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। अब वो जो वैल्यू है उसको मैं यहां रखने जा रहा हूं, हिम्मत है तो संभाल लेना, हिम्मत ना हो तो कोई बात ही नहीं। जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, ठीक, कॉमन है उसको बाहर ले रहा हूं। क्या कॉमन है? μ0/2 I a v, ये कॉमन है, ठीक। तो बचा क्या अंदर? x माइनस a/2, ठीक है, और -1/x प्लस a/2, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करते चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। μ0/2 I a v तो वही रहेगा। चलो सिंप्लीफाइड करने जा रहे हैं। देखो यहां 2 LCM लेंगे हम, 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया, तो यहां हो जाएगा 2x माइनस a, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस आएगा, फिर वैसे यहां भी 2 चला जाएगा, 2 में 2x प्लस a, ठीक। चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं, इस कैलकुलेशन को थोड़ा देखो, इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं। ये तो वही रहेगा μ0/2 I a v, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अच्छा 2 भी बाहर खींच लो, क्या मतलब है? 2 भी खींच लो। अच्छा 2 खींच लोगे, नीचे लसापा क्या आएगा? 2x माइनस a और 2x प्लस a। अब यहां से ये 2 बाहर जा चुका है, इस 2 के बारे में सोचना। जब 2x माइनस a यहां करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस a, फिर माइनस आएगा, और 2x प्लस a है तो ये आएगा। जब ये यहां जाएगा तो ये माइनस होगा इस माइनस की वजह से, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2x प्लस a कैंसिल हो गया। तो अब यहां से जरा गौर करिए, फॉर्मूला अंततः क्या बन गया? कुछ है नहीं फालतू कैलकुलेशन, 2 से 2 उड़ा दो, μ0/π I v, यहां 2a हो जाएगा, 2, अरे ये भी तो 2a होगा, 2a स्क्वायर 1/2x माइनस a इंटू 2x प्लस a, ठीक। तो पूछता है कि ईएमएफ किसके क्या रिलेशन है, तो 1/2x माइनस a और 2x प्लस a इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो सिंपल अपने को इतना, ये तो खैर गणित लगा दी मैंने, खाली ये बात आपको समझनी थी कि भैया 2 ईएमएफ कैसे आया और ईएमएफ की वैल्यू क्या आई। बाकी तो ये तो जो मैं कर रहा हूं ये तो गणित है, मैथमेटिक्स से, ये तो आपको कैलकुलेशन आसान सा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बैठ जाएगा, देख लो कोई होगा, यही है 2x प्लस है 2x माइनस है। पूछा था ना कि जो ईएमएफ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो 1/this के प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है बकवास सा। एक कंडक्टर की लेंथ 0.54 मीटर है, उसको 7 मीटर पर सेकंड से ले जाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, फार्मूला छोड़ के इसमें भी सब दिया हुआ है, ठीक। तो ये तो रही बात मॉड्यूल की भाई और बहनों। जो मॉड्यूल में मुझे क्वेश्चन कराना था मैंने मॉड्यूल में क्वेश्चन कराया, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं, जो क्वेश्चन SC वर्मा का क्वेश्चन है। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन आपको नीट में यूजुअली नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, नीट में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, लेकिन वो SC वर्मा का क्वेश्चन इसलिए मैं करा दे रहा हूं कि आपको अलग अलग जगहों पर जब क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा सा हिम्मत मिल जाएगी, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं, हिम्मत मिलेगी
उस हिम्मत के लिए ही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन। आइए मैं इसी बात पे सीवी खोल दे रहा हूँ, ओपन करता हूँ सीवी का क्वेश्चन, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 इसका एक्सरसाइज का और 38 कराने जा रहा हूँ। एक बहुत ही बेकार सा सवाल मैं कराता हूँ, पहले आप देख लो, बहुत ही बेकार सा सवाल। क्लियर? बेकार क्या है समझिएगा। कहता है फिगर शो करता है एक वायर स्लाइडिंग ऑन अ पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स प्लेस्ड एट सेपरेशन एल, इनके बीच का सेपरेशन एल है और यहां पर ये वायर स्लाइड कर रहा है। अ मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। व्हाट फोर्स इज नेसेसरी टू कीप द वायर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कितना फोर्स चाहिए कि हम इसको कांस्टेंट मूव कराएं। अरे भाई जब आप इसको मूव कराओगे तो क्या होगा, सोचो सोचो, यहां पोलैरिटी डेवलप होगी प्लस और यहां पोलैरिटी डेवलप होगी माइनस, एक ईएमएफ डेवलप होगा। यह बात समझ में आती है? आप कहेंगे जी आपको कैसे पता पोलैरिटी डेवलप होगी? ये देखो, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। क्या इसमें कोई करंट आएगी? नहीं। क्या इस कंडक्टर में कोई करंट आएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों छोर या तो इधर से या तो इधर से जुड़े होते तो ईएमएफ आने की बात करते। जब जुड़े ही नहीं, जब जुड़े ही नहीं, न इधर न उधर, तो करंट कहां, ईएमएफ आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। परंतु मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा था कि इस कंडक्टर में करंट तभी आएगा जब दोनों छोरों को जोड़ा जाएगा, और यहां दोनों छोरों को जोड़ा नहीं जा रहा है, रेल पे खाली स्लाइड कर रहे हैं, तो सरक रहे हैं, जोड़ा नहीं गया है, तो करंट नहीं आएगा। और जब इसमें करंट नहीं आया तो इस कंडक्टर पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि कंडक्टर पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तभी लग सकता है जब उस कंडक्टर में करंट बह रही हो और जब करंट बह ही नहीं रही है तो फोर्स लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई और बहनों, जब सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां करंट बह रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगने का भी कोई गुंजाइश नहीं है। और जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो काहे के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ेगा? वो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी चलता जाएगा। देयर इज नो एनी फोर्स, तो ये अपना एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा। तो कहता है कि व्हाट फोर्स इज नेसेसरी टू कीप द वायर मूविंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई फोर्स नहीं चाहिए, ये अपना कांस्टेंट वेलोसिटी चलता जाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए आप लोग? आई होप आपको समझ में आएगा। बंडल सवाल था लेकिन मैंने ये करा दिया कि थोड़ा इससे एक कंसेप्ट भी लो। अब जो क्वेश्चन एक्चुअली मुझे कराना है वो एक को ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन बहुत धाकड़ धाकड़ बन सकते हैं लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कंडीशन समझ लो कि एक वायर है PQ, ये रेल पे जा रहा है, यहां एक रजिस्टर लगाया गया है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है और इस PQ का मास स्मॉल r, PQ का मास स्मॉल m, रेजिस्टेंस स्मॉल r है, लंबाई L है और इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है रेल्स का। कहता है t बराबर 0 पे हमने इसको पुश किया राइट साइड में, एक वेलोसिटी u0 दिया। कहता है यहां पर 3-4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द करंट इन द लूप एंड इंस्टेंट व्हेन स्पीड ऑफ वायर PQ इज v, द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट दिस इंस्टेंट, द वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ x, द मैक्सिमम डिस्टेंस द वायर विल मूव। ये 4 सवाल का जवाब देना है। आइए मैं इसकी 3 अलग अलग स्थितियों को आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ठीक। यहां पर मैं आपके सामने एक रेल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, थोड़ा इसमें किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं। यहां पर एक कंडक्टर मैं लेता हूं PQ, दिस वन, ये कौन है? PQ। इस PQ के बारे में बात यह है कि इसका मास है m, मास कितना है इसका? m, लेंथ है इसकी L,
लेंथ है इसकी l, रेजिस्टेंस है इसका स्मॉल r, और हमने क्या किया कि शुरुआत में इसको एक वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी v0 देके छोड़ दिया। मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है भाई और बहनों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस पूरे में इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। समझते चलिएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं। अभी ये चली नहीं है, यहां पर भाई और बहनों x बराबर 0 है, अभी चली ही नहीं, और ये t बराबर 0 है, अभी चली नहीं है। t बराबर 0, x बराबर 0। कुछ समय के बाद ये यहां पहुंच गया, मतलब शुरुआत से चली और ईएमएफ डेवलप हुई। जब ये यहां पहुंची तो इसकी स्पीड है v, मान लो ये समय है t बराबर t, और यहां से ये दूरी x बराबर x हो चुकी है, मतलब ये दूरी x पे आके यहां तक हुई है। अब पूछता है सबसे पहले इस इंस्टेंट के लिए दो सवाल, बंद कर दीजिए, दो सवाल फटाफट। पहला, द करंट ऑफ द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन स्पीड ऑफ फायर इज v, तो उस इंस्टेंट पे करंट पूछ रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट दिस इंस्टेंट। ये दो चीजें आपसे पहले पूछ रहा है, पहले उस पर चलते हैं। अच्छा, एक और बात है कि ये इधर से एक रेजिस्टेंस द्वारा जुड़ा हुआ है, कैपिटल R, ठीक, राइट। मैंने कहा है कि आपके सामने ये कंडक्टर है, और कंडक्टर जब मूव कर रहा होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। जाहिर सी बात है, जब ये इस इंस्टेंट की मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं आपसे, और पहले ऑप्शन को निकालने जा रहा हूं करंट को, तो इसको भूल जाइए, आप यहां पर आइए। ये इस वक्त एक सेल की तरह ट्रीट कर रहा होगा। जो ईएमएफ डेवलप हुआ होगा वो ईएमएफ कितना होगा, BLV, कोई दर्द नहीं। इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस माना जाएगा। ये मैंने पहले ही बताया था कि यू विल ट्रीट इट लाइक अ सेल, और इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो करंट इतनी आ जाएगी सर्किट में, कैपिटल E बाई में कैपिटल R प्लस स्मॉल r होती है, जानते हैं आप सब। कैपिटल E की वैल्यू कितनी है, BLV, और कैपिटल R तो कैपिटल R है, और स्मॉल r है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r ही है। तो ये हो गया इस इंस्टेंट पे करंट। अब आप सोच के देखिए, ये सिरा प्लस बनता है और ये सिरा माइनस, तो जाहिर सी बात है कि करंट इस तरह से कुछ बह रही हो, I बह रही होगी, I यहां जा रही होगी, यूं जा रही होगी। सोच के देखो, V तो I ऊपर। अब अगर इस पे करंट जा रही है, ये करंट इसके ईएमएफ की वजह से है, पर ये कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। भाई ये है तो एक्चुअली कंडक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी मौजूद है। तो अगर कोई कंडक्टर जिसके पास करंट हो वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उस पर फोर्स लगता है, यानी इस वाले पर भी फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, फोर्स के लिए FBI, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, राइट से लेफ्ट, तो B अंदर, I ऊपर, फोर्स लगेगा इधर, यानी इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि इसकी वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो ये जो वेलोसिटी के अपोजिट होगा, ये एक्सेलरेट करेगा या रिटार्ड करेगा, बट ऑब्वियस सी बात है रिटार्डेशन करेगा। पहले मैं इस फोर्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, FM। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, याद करिए, ILB साइन थीटा, तो ILB साइन 90 हो जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि B और L में 90 डिग्री का एंगल है। करंट कितना है, अच्छा चलो अभी करंट बाद में रख लेंगे। तो FM आ गया, ILB, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बताओ, फोर्स बाई में मास, फोर्स बाई में मास, तो फोर्स कितना है, ILB बाई में मास। अच्छा, I की वैल्यू रख दो खाली, यहां पर I की वैल्यू रखो, I ये है, I क्या आएगा, BLV बाई में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बर इनटू में ये I के बाद ये भी तो बचा, LB बाई में M। तो अल्टीमेटली अगर यहां से आप देखोगे
रिटार्डेशन जो आएगा वो कितना आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई में एम इंटू में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो दिस इज द रिटार्डेशन, राइट, दिस इज द रिटार्डेशन। भाई वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग रहा है ना, तो ये रिटार्ड करेगा, यानी इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपने वी नॉट देख के फेंका होगा, ईएमएफ आएगा लेकिन धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक। तो ये दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या कहता है वो देख लो। तीसरा क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ x। वेलोसिटी v बताना है लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ t नहीं, एज अ फंक्शन ऑफ x। तो भाई और बहनों एक बात बताइए, यहां पर एक काम कर सकते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन x निकालना है अगर आपको, ठीक है, सी पार्ट, ठीक। यहां पर ये a क्या है, रिटार्डेशन है कि नहीं है, ये रिटार्डेशन है। अगर ये रिटार्डेशन है तो मैं इसको a को माइनस के साइन के साथ लिख दूं, वरना गड़बड़ी हो सकती है। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई में एम आर प्लस, ठीक हो। एक्सेलेरेशन कैन बी रिटन एज वी डीवी बाई डी एक्स, आपको याद होगा एक्सेलेरेशन को हम वी डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई में एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। वी से वी कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर आप गौर करो तो dv बराबर में माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई में एम आर प्लस स्मॉल आर इंटू में dx। अरे यार dv बाई dx चला आया, हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। आओ इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, dv को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स बाई में एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है। देखो वेलोसिटी एक्स की भाषा में तो निकल आई है, लेकिन हमको कांस्टेंट नहीं पता है। एक बात बताइए, एक्स बराबर जब 0 है तो v बराबर क्या है, v नॉट है। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, अरे भैया ये देखो x बराबर 0 है, चला ही नहीं है, तो वेलोसिटी कितने के बराबर है, v नॉट के बराबर है। तो ये वेलोसिटी v नॉट है। चलो वैल्यू पुट कर दो यहां पर, इस जगह v नॉट कर दो, ये तो 0 हो जाएगा ना मसाला, और प्लस में c, तो c की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, v नॉट। उठा करके इस वाले फॉर्मूले में रखो तो आपको क्या मिलने वाला है, v बराबर में c की वैल्यू v नॉट माइनस में बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स बाई में स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दिस इज द वैल्यू आउट एट एनी इंस्टेंट, और ये x की भाषा में रिलेशन आ गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, हमें ईएमएफ निकाला, हमने एक्सेलेरेशन निकाला, हमने ये निकाला कि वेलोसिटी का फंक्शन एज एन एक्स। एक और क्वेश्चन है, आखिरी है, क्या कहता है वो देख लीजिए। वो कहता है द वेलोसिटी वी एज, अच्छा, द मैक्सिमम डिस्टेंस द वायर विल मूव, कहता है मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले में आपको दिखता है कि ये जैसे जैसे आगे जाएगा स्पीड कम होगा, तो कोई तो दूरी होगी जहां जाकर के रुक जाएगा, ठीक। यानी जब बॉडी रुकती है व्हेन v बराबर में 0, तो आप x बराबर में इसको x मैक्स कह दो, मैक्सिमम दूरी। इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रख लो, v बराबर में 0 बराबर में v नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स मैक्स बाई में स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। उठा के यहां ले आइए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स मैक्स बाई में स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू में वी नॉट। यहां से एक्स मैक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके सामने। क्या आने वाली एक्स मैक्स की वैल्यू देखो, एम
वी नॉट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई में बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये वो मैक्सिमम दूरी है जिस दूरी को ट्रैवल करने के बाद ये कंडक्टर रुक जाएगा। इस क्वेश्चन में तो इस वाले चौथे क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, खाली उसी फंक्शन में एक्स वी की वैल्यू 0 रख देते तो एक्स निकल आया। तो कुल 4 क्वेश्चन थे मिला जुला के भाई और बहनों। इसमें सबसे पहले आपको यहां पर पता करना था। अच्छा एक सवाल और है, अगर आपसे कहता कि ये बताओ हम इसे कांस्टेंट स्पीड से ही इसके बाद चलाना चाहते हैं तो कितना फोर्स लगाएं। जो फोर्स यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रही थी उतना ही फोर्स यहां लगा दो तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती जाएगी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप इसका भी जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये है और एक ये भी है, 2 पार्ट हैं। ठीक बात है। तो भाइयों बहनों ये मोशनल इंड्यूस ईएमएफ के क्वेश्चंस हो गए और यहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो टॉपिक है वो मेरी तरफ से आपके लिए समाप्त होता है। ठीक, दैट इज ऑल क्लियर फ्रॉम माय साइड। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ने वाले हैं। तो बताया जाए, लेट्स सी अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। नया चैप्टर, नया टॉपिक। हालांकि ये जो टॉपिक है ये ईएमआई का ही एक हिस्सा है। इंडक्शन से ही एसी पैदा होती है। चलो, तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अब मैं जब बोलचाल की भाषा में बार बार मैं बोलूंगा एसी करंट, डीसी करंट, एसी करंट बोलेंगे तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये तो वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट हो गया। फिर उसके आगे हम बोलेंगे एसी करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट। तो टेक्निकली तो ये गलत बोलेंगे, एसी करंट डीसी करंट है, एसी वोल्टेज है डीसी वोल्टेज है, नहीं, तो ये टेक्निकली तो गलत हो जाएगा। लेकिन बोलचाल की भाषा में जब एसी करंट बोल दें तो समझ जाइएगा एसी की बात हो रही है, डीसी करंट बोल दे तो समझ जाइएगा डीसी की बात हो रही है। समझ में आया? तो लैंग्वेज को मत पकड़िएगा, यहां पर लैंग्वेज में हम लोग थोड़ा सा रियायत रखेंगे ताकि काम होता रहे। चलिए, अब सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज इट। दूसरा सवाल यह है कि भैया ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, सोर्स बताना है, ऐसे कह लो, सोर्स। ठीक, और तीसरा सवाल है कि भाई एसी में, मतलब तीसरे सवाल में तो बहुत बड़े बड़े सवाल आ जाएंगे, तो फिलहाल 2 सवालों का जवाब हम लोग लेते हैं कि है क्या एसी और इसका सोर्स क्या है। देखो, डीसी के बारे में आपने पढ़ रखा है। डीसी क्या है? एक ऐसी करंट जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, उसे हम डीसी कहते हैं। यानी करंट फ्लो कर रही है, यहां पर मैं ग्राफ से ही समझाता हूं इसको। ये करंट है और ये समय है, करंट दंदना के फ्लो किए चली जा रही है, कांस्टेंट है, ये डीसी है एक तरह से। और भी डीसी संभव है, जैसे मान लीजिए कि एक डीसी ये भी बना दूं मैं, वेरिएबल डीसी, वैल्यू बदल रही हो। आमतौर से हम उन्हीं डीसी को पढ़ते हैं या वही डीसी जानते हैं जो कांस्टेंट करंट देती है। क्लियर? जैसे सेल का से निकलने वाला करंट पढ़ते हैं, तो डीसी का मतलब हमारी जिंदगी में ये है, हमारी जिंदगी में ये डीसी नहीं आएगी। पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये डीसी है, तो आप बोलोगे हाँ ये भी डीसी है, बट हैविंग वेरिएबल वैल्यू, इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। सिर्फ इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बने होने का मतलब इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ना इसका चेंज हो रहा है।
हमारी ज़िंदगी में, यानी हम जितना फिजिक्स का सिलेबस पढ़ते हैं और जितना हमें पढ़ाया जाता है कंपटीशन के लेवल पे कह लीजिए, किसी भी लेवल पे कह लीजिए, उस लेवल के मुताबिक यहाँ पर डीसी का मतलब हमारे लिए ये वाली करंट है। तो फिर एसी क्या चीज़ है जी? चलो डीसी तो समझ गया हो गया आप, डीसी सिंपल सी बात, सेल पैदा करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। डीसी के बाद एसी के बारे में अगर बात हो, एसी एक ऐसी करंट जो वैल्यू तो बदल रही हो या नहीं भी बदल रही है, जो भी हो, डायरेक्शन बदलना चाहिए। डायरेक्शन इसका चेंज होता है अल्टरनेटली। जैसे एग्जांपल देता हूं, कई एक तरह की डीसी देती है, एसी होती है। जैसे पहली एसी मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये देखो, करंट कांस्टेंट थी, फिर अचानक इसने क्या किया, अपना डायरेक्शन पलट दिया, फिर डायरेक्शन पलट दिया, फिर डायरेक्शन पलट दिया। ये एक तरह से एसी हुई, ठीक है, स्क्वायर वेव टाइप की बनी है, तो हम इसे स्क्वायर वेव एसी कह सकते हैं, या स्क्वायर जो भी कह लीजिए आप। एक और एसी हो सकती है जी, ये देखो, ये गई खट से इधर आई, फिर ये गई, फिर खट से आई, फिर ये गई, फिर खट से आई। देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखो, यहां तक पॉजिटिव है, फिर उसके बाद निगेटिव, फिर उसके बाद यहां तक निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव हो रही है, यानी अपनी डायरेक्शन को ये चेंज कर रही है। तो डायरेक्शन को चेंज कर रही हो अल्टरनेटली, अल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक। तो अगर डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज हो रही है तो हम उसे एसी कहेंगे। तो ये एसी स्क्वायर वाली है, ये टूथ वाली दिख रही है आपको, दांत नुमा है, ये दांत नुमा ही तो है एसी। हम लोग जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और जो एसी हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो ऐसी नहीं होती, और ना वो ऐसी होती है। फिर वो कैसी होती है? वो होती है कुछ ऐसी। ये एसी, इसको बोलते हैं साइनोसुडल एसी। क्या बोलते हैं? साइनोसुडल, क्योंकि यहां पर करंट और टाइम के रिलेशन में साइन फंक्शन आएगा। साइन फंक्शन भी आ सकता है, कॉस फंक्शन भी आ सकता है, क्योंकि साइन को कॉस और कॉस को साइन दोनों बात एक ही है। तो ये साइन कर्व है एक्चुअली। यहां पर जब आप आई का इस टी के साथ रिलेशन लिखेंगे तो ये आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसे हम साइन कर्व या साइन ग्राफ कहते हैं। इसकी मुलाकात आपसे वेव में होनी है, एकदम जबरदस्त तरीके से ये कर्व आता है। ये कर्व यहां से शुरू होकर के यहां तक एक साइकिल कहलाता है, यानी ये एसी की एक साइकिल कहलाएगी। ये देख रहे हैं आप कि मैक्सिमम जा रहा है पॉजिटिव में भी, मतलब एक डायरेक्शन में भी, फिर दूसरे डायरेक्शन में भी। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं पीक वैल्यू। क्या कहते हैं जी? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड कह लीजिए, आयाम कह लीजिए, या पीक वैल्यू। तो इसको करंट एम्पलीट्यूड कहेंगे या पीक वैल्यू कहेंगे? क्या कहेंगे जी? करंट एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम होता है वो एक टाइम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है जी? वन टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहां तक का टाइम t/2 हो गया, ये t/4 हो गया। ये साइकिल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इस एंगल को कहते हैं 2π, यहां होता है पाई, यहां होता है π/2 और ये होता है 3π/2। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इस साइकिल का, हम इसे फेज कहेंगे। क्या कहेंगे? फेज। फेज कहते हैं। एक्चुअली ये जो फेज एंगल होता है, ये इस इक्वेशन में साइन के आगे लिखा हुआ मसाला है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर t बराबर मैं 0 कर दूं तो जो फेज हमारा है वो क्या आ जाएगा? 0।
और देखो t बराबर 0 पे फेज क्या है, 0। अगर मैं t बराबर में t/4 कर दूं तो फेज क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू t/4। ओमेगा कितना होता है, 2π/t होता है, आपने पढ़ा है, इंटू में t/4, t कैंसिल, π/2 आ गया। तो आप जो साइन के आगे लिखा हुआ मसाला है वही फेज है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉस के आगे नहीं, फंक्शन साइन का होना चाहिए, तभी एग्जैक्टली आपको फेज एंगल का पता चलेगा। अगर कॉस लिखा है तो कॉस को साइन में बदल लो, फिर फेज निकालो, तो दैट इज कॉल्ड एज फेज एंगल। अच्छा, ये विचारधारा, ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है कि यार ये ओमेगा ये सब, तो आपको ये समझना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की जो एसी होती है वो पैदा कैसे होती है। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसे प्रोड्यूस करवा चुके हैं। याद करने की कोशिश करिए। एक मॉड्यूल उठाइए, फिजिक्स का उठाइए, देखिए। थैंक यू वेरी मच। आपको याद होगा एक कॉइल था, उस कॉइल को हम लोगों ने जब रोटेट किया था मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक ऑल्टरनेटिव वोल्टेज पैदा हुआ था, E0 साइन ओमेगा टी, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। पता नहीं याद है कि नहीं याद है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी, यदि आपको याद हो तो। ठीक, सोच के देखिए, जैसे आपके सामने अभी ये फ्रंट पेज दिख रहा है, ये कॉइल अगर 360 डिग्री यानी 2π रेडियन घूम जाए तो ये आ गया, आया कि नहीं आया? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप ये मान लीजिए भाई NAB साइन ओमेगा टी ये EMF की वैल्यू थी। ठीक है, मान लीजिए कि इस समय जो EMF है वो 0 है। जब ये 90 डिग्री घूमता है तो EMF मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, या करंट मैक्सिमम हो जाती है, दोनों में से कुछ भी कहिए, EMF या करंट, मतलब वोल्टेज या करंट। फिर ये 180 डिग्री घूमता है तो 0 हो जाती है। फिर ये 90 डिग्री और घूम जाता है, यानी 3π/2 या 270 डिग्री घूम जाता है, तो फिर ये मैक्सिमम हो जाता है यहां पर EMF इसमें या करंट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर पहले यू था तो करंट अब यूं आ रहा है। फिर ऐसे घूमता है, फिर 0 हो जाता है। फिर घूमता है, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, ऐसे कहानी चलती जा रही है। और यहां पर साइनोसॉइडल फंक्शन आता चला जाएगा। फेज एंगल आपको जानकारी दे सकता है या बता सकता है कि एग्जैक्टली मैक्सिमम वैल्यू चल रही है या मिनिमम वैल्यू चल रही है, या दूसरे लफ्जों में कह लीजिए वो ये जानकारी दे सकता है कि ये जो कॉइल घूमा है ये कितना बार घूम चुका है या कितना एंगल घूम चुका है। दैट इज गिवन बाय दिस वैल्यू। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो करंट आई है इसे हम कहेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज पैदा होता है, दैट वोल्टेज विल बी E0 साइन ओमेगा टी। तो दिस इज द, अच्छा मान लीजिए अगर हम कॉइल को कुछ और तरीके से घुमाएं, जरा लाइएगा तो फिर से, हाँ ये देखो, ये कॉइल ऐसे के बजाय यहां से ये t बराबर 0 से आया, तो इस समय तो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स मैक्सिमम कर रहा हूं, EMF मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गई। अगर करंट मैक्सिमम हो गई तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। ग्राफ यहां से शुरू होने का मतलब ऑलरेडी π/2 का फेज है, यानी ये इक्वेशन गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से कॉइल को घुमा, यहां से कॉइल को घुमाना शुरू करते हैं तो हम लोगों के हिसाब से करंट मैक्सिमम आना चाहिए। अगर t 0 रखोगे तो करंट तो 0 आ जाएगा।
देखो रख के। इसका मतलब ये इक्वेशन अगर आप यहां से घुमाना शुरू करें कॉइल को तो ये इक्वेशन फेल हो जाएगी। हमें इसकी सही इक्वेशन बनेगी I बराबर में I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब जरा गौर करके देखो, अगर t की वैल्यू आप 0 कर दोगे तो ये मसाला 0 हो गया, साइन पाई बाय 2 यानी 1 हो गई वैल्यू, और I बराबर I नॉट आ गया, यानी t बराबर 0 पे I नॉट के बराबर आएगी। इसका मतलब दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई व्हेन द कॉइल इज रोटेटिंग फ्रॉम दिस पोजीशन। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा, यानी I बराबर में क्या हो गया? I नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी AC का ये भी एक प्रारूप हो सकता है। सिर्फ यही प्रारूप साइनोसोडल AC का नहीं होगा, ये भी होगा साइनोसोडल AC का। ठीक उसी तरीके से EMF का भी एक प्रारूप हो सकता है, एक E नॉट कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है? तो E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट कॉस ओमेगा टी, ये भी हो सकता है। ये साइनोसोडल, हमको इसी AC के बारे में पढ़ना है। हमारे घर में यही AC आ रही है, हमारे घरों में यही वाली अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, टरबाइन चल रहा है और टरबाइन में यही काम हो रहा है। मैंने बताया था उस दिन भी, जो आप लोगों के घरों में जनरेटर इस्तेमाल होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में जंगलेटर कहते हैं, वो जंगलेटर में भी यही होता है भैया। उसको घुमाया जाता है कॉइल को और ये पैदा होता है। देखा होगा आपने जनरेटर, शादियों में तो देखा ही होगा, है ना। यूपी बिहार वाले जब बैंड वैंड नहीं बजता है तो जनरेटर पे भी डांस कर लेते हैं, उसकी आवाज़ पे भी धक धक आवाज़ होती है ना। तो बहरहाल समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है, I नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी और E नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द ऑल्टरनेटिव। और हमको यही वाली करंट लेनी है। आप कहेंगे क्या ये वाला AC नहीं है? बिल्कुल हो सकता है भैया। क्या ये AC नहीं है? भाई जिसमें डायरेक्शन ऑल्टरनेटली चेंज हो जाए वो AC है, वो AC है। तो आई होप आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको दिक्कत कर रही होगी। ठीक बात है? चाहो तो ये फिगर बना सकते हो। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप जब भी पढ़ाई करिए टेबल चेयर पे बैठ करके और नोट्स ले करके। आइए यहां पर एक चीज देखते हैं, मॉड्यूल देख लेते हैं। कहता है कि वही है I नॉट इन चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली मैग्नीट्यूड एंड पीरियडिकली द डायरेक्शन। ये देखिए AC का है सब, साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन। अल्टरनेटिंग होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए कि भाई एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, अल्टरनेट मतलब एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड हाफ निगेटिव होना चाहिए, चाहे जैसा भी बन रहा हो, और अल्टरनेटिंग करंट कॉन्टिन्यूअसली वेरी करे मैग्नीट्यूड में, पीरियडिकली डायरेक्शन को रिवर्स करे, वैल्यू लगातार बदलती रहे, इधर प्लस से माइनस हो गया प्लस, और डायरेक्शन जो है वो अल्टरनेटली चेंज होती रहे। ये एसी नहीं है, ये डीसी जैसा है, क्योंकि ये पीरियोडिक नहीं है इसलिए ये एसी नहीं है। पीरियोडिक मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद ही डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि अभी चेंज हो गया और फिर अभी 4 सेकंड बाद चेंज हुआ और फिर 3 सेकंड बाद, नहीं, गलत हो जाएगा, और ये तो खैर है ही नहीं। ठीक, अब एक सबसे बड़ा सवाल जो आपके सामने आता है, सवाल क्या है? सवाल यह है कि भाई हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, और जो EMF भी प्राप्त हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी प्राप्त हुआ, वोल्टेज प्राप्त हुआ, वो आया E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये वेरिएबल है मैग्नीट्यूड? क्या ये वेरिएबल है मैग्नीट्यूड? बिल्कुल वेरिएबल है मैग्नीट्यूड। लेकिन जब वेरिएबल मैग्नीट्यूड होगा तो हमारे लिए एक समस्या है। मान लीजिए किसी को पावर कैलकुलेट करना है या हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करना है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रजिस्टर लगा है, आपने डीसी में पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जो पावर का खर्चा आएगा वो आएगा I स्क्वायर आर, लेकिन ये तो तब आएगा ना जब I कांस्टेंट आएगा, और यहां पर I क्या है? वेरिएबल है। तो पता चला कि आपके घर में जो करंट आ रही है वो 0 से 10 एम्पियर गई, 10 से 0 गई, 0 से फिर 10 गई, फिर 10 से 0 गई, कहानी जा रही है।
अब इसमें अगर हमें कोई कैलकुलेशन करना है, कोई चीज कैलकुलेट करना है, कोई बात जाननी है, कुछ समझना है, तो ये वेरिएबल करंट की जो वैल्यू है इससे हम कैसे समझें? दैट इज द प्रॉब्लम फॉर अस, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर अस। अच्छा, इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या किया जाए कि हमें करंट के वेरिएशन यानी वेरिएबल वैल्यू ऑफ करंट से छुटकारा मिल जाए। हमें वेरिएबल वैल्यू ऑफ करंट प्रॉब्लम करती, क्यों? अगर करंट वेरिएबल होगी तो कुछ भी करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम अगर इससे निजात, भाई कौन डिवाइस है, कौन यंत्र है जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करता रहेगा? तो अगर हम इससे निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम क्या करें? इस बात का जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, भगवान आप सब पे अपनी कृपा बरकरार रखे। थैंक यू वेरी मच।